नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरे देश की नजर होर्मुज स्ट्रीट पर है, वैश्विक तेल गैस संकट पर है और इस बीच खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने बैक डिप्लोमेसी चैनल से सीज फायर की कोशिशें शुरू कर दी है। अमेरिका ईरान से जंग के बीच सीज फायर चाहता है। अमेरिका को ये जंगी खर्च बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रही है और अमेरिका इस वक्त सेटबैक में है। इसी वजह से अमेरिका सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, चाहे वो रूस से बातचीत हो, चाहे वो पुतिन से बातचीत हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी हो, अलग अलग देशों से ईरान तक मैसेज पहुंचाना हो या ईरान को धमकाना हो। हर रणनीति का मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका को किसी भी कीमत पर अब सीज फायर चाहिए। 13 दिन की लड़ाई के बाद, यानी 13 दिन में अमेरिका पस्त हो चुका है। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से जो खबरें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। कभी अपनी ताकत का धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकली हुई है। ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद व्हाइट हाउस ने एंटिसिपेट नहीं की थी। इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस तक ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। हालात यह है कि कल तक जो ट्रंप युद्ध के हुंकार भर रहे थे, ईरान का दावा है कि आज वही सीज फायर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। रणनीति के बिसात पर ईरान ने चील की निगाहें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिका दी। पूरी ताकत केंद्रित कर दी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे। और जैसे ये सेक्शन ब्लॉक हुआ है पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से, पूरी दुनिया इस वक्त इमेंस प्रेशर में है और ये प्रेशर वाया ईरान डाइवर्ट हो रहा है अमेरिका पर। दावा तो यहां तक है, अमेरिका के गुरूर कहे जाने वाले तेल टैंकरों को ईरान ने एक के बाद एक मटियामेट किया है। समंदर की लहरों पर 2 अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने होर्मुज के बीचों बीच आग के हवाले कर दिया। तो ट्रंप के लिए अब ऐसी स्थिति है, ईरान के दहाड़ के बीच ये लड़ाई ना ट्रंप निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। ईरान के विध्वंसक प्रहारों ने साफ कर दिया है, पासा पलट चुका है, गेम चेंज हो गया है, अमेरिका का गेम ओवर दिख रहा है। तो क्या यह ट्रंप के दबदबे के अंत, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? और आखिर बैक चैनल डिप्लोमेसी से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर क्यों सीख कर रहे हैं? क्या अमेरिका की ताकत खत्म हो रही है या कोई बड़ी मजबूरी है? आज इसी पर देखिए सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट मेरे साथ दुनिया भर के मेहमानों के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंसक वार जारी है और जूनियर खामनेई के बदले ने पूरी युद्ध नीति बदल दी है। इसी पर तो लाइनें याद आती हैं कि वक्त बदला है तो अंदाज़े बयां भी बदलेगा, गुरु टूटेगा तो जमी का निशान भी बदलेगा। और आज कुछ ऐसा ही मंजर मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में दिखता है। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से दुनिया को डरा रहे थे, ईरान के विध्वंसक प्रहारों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। इजराइल से लेकर अमेरिकी एयरबेस तक ईरान के मिसाइलों, ड्रोन्स ने वो कोहराम मचाया है जिससे ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ईरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर चील की निगाहें पसारे बैठा है ईरान और समंदर की लहरों पर अमेरिकी गुरूर के परखच्चे उड़ा रहा है। खबरों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप बैक चैनल डिप्लोमेसी में पूरी ताकत लगा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर सीज फायर चाहिए। लेकिन ईरान की तरफ से जवाब दे दिया गया है। खेल तो अभी शुरू हुआ है और खून का बदला खून से लिया जाएगा। अब जरा एक तस्वीर को आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तस्वीर है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली कर दो वरना ईरान को अंजाम भुगतना होगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 6 घंटे 5 घंटे पहले तस्वीर आई है जहां पर भयंकर आगजनी हो रही है और एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ये एक अमेरिकी समर्थित ऑयल टैंकर है जो अमेरिका के सहयोगियों के लिए यहां से ऑयल लेकर निकल रहा था और ईरान ने कहा था कि अगर किसी की ताकत है तो वो होर्मुज से निकल के दिखा दे, फिर हम बताएंगे आईआरजीसी की ताकत क्या है। ये देखिए आईआरजीसी की ताकत, अमेरिकी समर्थित ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया, बीचों बीच राख कर दिया आईआरजीसी ने। और इसी के साथ सुपर पावर का गुरूर जलकर खाक हो गया इस टैंकर के साथ। इस धधकते आग में ट्रंप का घमंड भी धधक रहा है, जलकर खाक हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके रखा है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं और आप देखिए किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से क्लोज है, शट डाउन है। ईरान ने जहाजों की
कब्रगाह बनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन हां, दूसरी तरफ भारत खड़ा है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो भारत के झंडे वाले जहाजों को नहीं रोकेगा और इसी के साथ 2 शिप आज सऊदी अरब से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होते हुए, यानी कि पर्शियन गल्फ से, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, अरब सागर से होते हुए मुंबई के तट पर पहुंचे हैं। एक शेनलोंग जहाज आप देख रहे हैं जो कि कच्चे तेल के साथ भारत पहुंचा। वहीं एक टैंकर सऊदी अरब के पास रास तनूरा पोर्ट से कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच चुका है। तो ये भारत की कूटनीति है। खैर, इस पर बात होगी कभी, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब समझिए कि जल्दी से विजुअल लेकर आइए जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिप चल रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने कम से कम 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 10 से ज्यादा जहाजों को ईरान अभी तक डुबो चुका है और वो अमेरिका को कह रहा है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम इस इलाके से निकल कर दिखाओ। हां, उन्होंने, यानी कि ईरान ने और नए सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर कोई भी देश जो अमेरिकी समर्थित देश है वो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के साथ आते हैं, किस तरह से ईरान मजाक बना रहा है इसको देखिएगा सारा। वो कहते हैं कि कोई भी देश जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के साथ आएंगे उसको ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने देगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी ईरान देगा। यानी कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की सुरक्षा की गारंटी की बात ईरान कर रहा है। मतलब वही कहने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के सामने अमेरिकी नेवी की कोई औकात नहीं इस इलाके में, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी झंडा झुक जाएगा। हालात यह है कि अमेरिका को अपने टैंकर विमानों को सऊदी अरब से हटाकर यूरोप भेजना पड़ा। इन सब के बीच नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने इस महायुद्ध पर पहला बयान जारी किया। क्या कहा है मुश्तबा ने? मुश्तबा ने कहा है मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य बेस तुरंत बंद कर दें। मिडिल ईस्ट के सारे देश अमेरिकी एम्बेसी पर ताला लगा दें। आइए देखते हैं मुश्तबा खामनेई ने क्या कहा है। तो यह है मुश्तबा खामनेई का बयान। मुश्तबा ने अमेरिका और इजराइल को क्लियर चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य बेस बंद नहीं हुए तो उन पर हमला जारी रहेगा और वो स्ट्रेट फिलहाल दबाव बनाने के लिए बंद रखा जाएगा। मुश्तबा ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है, ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी। जितना नुकसान हुआ है उतनी ही संपत्ति को तबाह करेंगे, उससे 1 पैसे कम में सौदा नहीं होगा। हूथी विद्रोहियों का भी जल्द साथ मिलने वाला है। यानी मुश्तबा जो कि सुप्रीम लीडर आयतोला खामनेई के बेटे हैं, नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है खून का बदला खून से लिया जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक दावा कर रहे थे कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन करेंगे, पहले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले, अगले 24 घंटे में ईरान की टॉप रिज्यूम साफ, जिसमें खामेनेई का डोमिनेशन यानी कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया और टॉप लीडर्स को असैसिनेट कर दिया गया। उसके अगले 24 घंटे में ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, जैसे कि 2003 में इराक को झुकाया था। याद कीजिए 2003 की वो लड़ाई जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन को निकाल कर ले गए, इराक को कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया और पूरी रिजीम फॉल कर गई। 2003 की वो तारीख एक सबक बनी ईरान के लिए। ईरान ने उस हमले से सबक लिया और उसके बाद ईरान ने बनाया मोज़ैक डॉक्ट्रिन। 2006 के लेबनान और इजराइल की लड़ाई को देखते हुए, और आज आलम यह है कि उसी डॉक्ट्रिन पर चलते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मटियामेट कर दिया है। और इस पर 2 लाइन और सुन लीजिए। आपकी चरागे जुल्म की लौ बुझने वाली है, तुम्हारे किलों की दीवारें अब गिरने वाली हैं। यही बात ईरान अमेरिका से कह रहा है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से इजराइल दहला हुआ है, लेकिन अब ईरान ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया है जिसे जानकर दुश्मनों के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। ईरान के दुश्मनों के पैरों तले अमेरिका पर अब ईरान हमला करने वाला है, एक ऐसा जिसे लेकर एफबीआई ने दावा किया है कि ईरान कैलिफोर्निया पर हमला कर सकता है। अब जरा फुल स्क्रीन आप देखिए इस मैप को कि कहां पर है ईरान और कहां पर है कैलिफोर्निया। अब आप सोच रहे हैं क्या यह संभव है?
विकल्प एक, ईरान से कैलिफोर्निया की समुद्री दूरी जो है या हवाई दूरी, वो समुद्री दूरी 20,000 किलोमीटर है, यानी ड्रोन अटैक नामुमकिन है। विकल्प नंबर 2, मैक्सिको से कैलिफोर्निया पर हमला, 50 से 100 किलोमीटर की समुद्री दूरी, यहां से हमला संभव है। आपको यह भी बताते हैं मैक्सिको से कैलिफोर्निया पर अटैक कैसे संभव है। ट्रांसनेशनल अपराध नेटवर्क के जरिए पहले तो मौजूद तस्करी सुरंग का इस्तेमाल किया जा सकता है और मैक्सिको में छोटे समुद्री नावों के जरिए भी अटैक किया जा सकता है। अब समझिए उस लाइफलाइन के बारे में जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जहां ईरान ने चोक किया अमेरिका को। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया है कि जब तक युद्ध जारी है, इस रास्ते से तेल का एक कतरा तक नहीं निकलने देंगे, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही आकर खड़ी क्यों ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वहां पर आकर खड़ी है। समंदर की लहरें आज अमेरिकी तेल टैंकरों के मलबे से अटी पड़ी है, यानी इस युद्ध में ट्रंप फंस गए, आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। तो अमेरिका ने क्या किया? इसके बाद अमेरिका ने शुरू की बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या है? बैक चैनल डिप्लोमेसी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दनादन फोन घुमा रहे हैं। अभी हुआ क्या है, ट्रंप फंसे कैसे, इस चीज को आप देखिए। ईरान का सिस्टम टूटा नहीं है, ब्रिटेन से दोस्ती अब बची नहीं, ठनने लगी, ईरान से बातचीत हो नहीं रही है, खाड़ी देश अमेरिका की रक्षा की छवि खत्म हो रही है, सत्ता परिवर्तन ईरान में हुआ नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की सुरक्षा फेल हो गई, अमेरिकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, शांति पुरुष की छवि खत्म हो रही है, रूस का जो तेल है वो मार्केट में रिलीज करना पड़ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है यानी कि अप्रूवल रेटिंग जिसे सो कॉल्ड कहते हैं, वो नोज डाइव कर रही है ऐसे। अब कहते हैं मरता क्या ना करता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फोन उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन उठाकर पुतिन को फोन मिलाया, यानी वो डोनाल्ड ट्रंप जो आज तक कहते थे कि ईरान को मिटा देंगे, उनके सुर बदल गए। बैक चैनल डिप्लोमेसी से शांति की गुहार लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या सच में अमेरिका इतना फंस चुका है कि वो यहां से भागने की फिराक में और पुतिन की मदद चाहता है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग में सुपर पावर की सांसें फूलने लगी हैं? इंडिया डेली पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दावा जिसको आपको सुनकर यकीन होगा, आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए कितना छटपटा रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले रिजवी साहब का रुख करते हैं। रिजवी साहब, आपकी ईरान में लगातार बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी फोन मिलाया था, लगभग 1 घंटे तक बातचीत की थी। बैक चैनल डिप्लोमेसी से कोशिश की जा रही है कि अमेरिका सीज फायर चाहता है। तो सवाल 2 हैं कि अमेरिका सीज फायर क्यों चाहता है और अमेरिका सीज फायर की लाइन पर आया कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई आपका। जैसा कि मैं अभी आपको सुन रहा था और आपने फरमाया कि सुपर पावर का जो गुरूर है वो टूट गया है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने जो सोचा था ईरान उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर निकला। और इस वक्त पूरे ईरान में अंदर की जो सिचुएशन है, मैं आपके दर्शकों के लिए, आपके पैनल में मौजूद जो हमारे रिस्पेक्टेबल मेहमान हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि इस वक्त ईरान में 2 खबरें चल रही हैं। खबर नंबर 1 डेविड बार्निया के मारे जाने की, मोसाद चीफ। जी हाँ, ईरान में यह खबर आम हो गई है कि उसे मार दिया गया है, जो मोसाद चीफ था। आपने जैसा सही कहा, और एक ये खबर है जिसका वहाँ पे एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी खबर जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट और अहम है वो ये है कि ईरान की जनता ने खुलकर ये कह दिया है, जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको एड्रेस करके, कि हम लोग किसी तरह से भी अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाएंगे, और ये अमेरिका जब चाहेगा हम पर हमला करेगा और जब चाहेगा वो सीज फायर करेगा। इसकी दादागिरी बहुत देख ली, अब नहीं चलेगी। हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं,
हर रोज हमारे ऊपर हमला हो रहा है। एक बार जो कुछ होना है हो जाए, जितना हमको मरना है मर लें, लेकिन बार-बार मरने से बेहतर है कि एक बार हम लोग ठीक से मर जाएँ, लेकिन अब इसके बाद अमेरिका को हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अमेरिका की जो फ़ौजें हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, ईरान की ये गुज़ारिश है एक तरह से कहा जाए पूरी दुनिया के मुल्कों से कि आप अमेरिका से ये कहिए कि वो गल्फ़ से दूर जाए, इतना दूर निकल जाए कि वो हम पर हमला और अटैक न कर सके। और तीसरी बात तो आपने कही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान हर्जाना दे। इन शर्तों पर ईरान बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस मर्तबा ईरान एक अलग किस्म का खूंखार नहीं, आपने कहा कि ईरान आपकी बनकर ईरानी कल्चरल सेंटर में भी बात हुई। आपने कहा कि आपकी वहां पर लोगों से लगातार बातचीत हो रही है। आपने कहा कि अमेरिका सीज फायर मांग रहा है, कोशिश कर रहा है कि ईरान सीज फायर कर दे। जी हाँ, जी हाँ, ईरान ने साफ-साफ इनकार किया है और उसने कई मुल्कों से 4 मुल्कों का नाम तो मेरे पास आ चुका है हाँ। कि जिनसे राब्ता कायम किया गया है कि आप ईरान से कहिए कि वो सीज़फायर के लिए आमादा हो जाए। ठीक है, मैं धीरज कॉल के पास जा रहा हूं। धीरज कॉल, क्या कहेंगे आप इस पर? आप, अमेरिका तो कह रहा था 24 से 48 घंटे में हम टॉप लीडरशिप को टर्मिनेट करके, लाइक 2003 जैसे कि सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट करके पूरे इराक को फॉल किया था और इराक पर कंट्रोल किया था अमेरिका ने। 2026 में भी वही फॉर्मूला अपनाएंगे और ऐसे ही करेंगे तेहरान में, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और अब पुतिन को नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द यू आर शो। और वेलकम आप तो सर। जानते पुतिन ही को फोन करके डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि क्या सीज फायर पॉसिबल है, आप अगर अब्बास अराक्ची से बात करके सीज फायर करा पाए, ईरान ऐलान कर दे सीज फायर के लिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, वॉर से आज तक मुझे तो नहीं दिखता किसी का भला हुआ है। मोस्टली इनोसेंट पीपल डाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड। और इस सिचुएशन में ईरान इज द वीकर पार्टी। लॉन्ग टर्म वॉर खींचना ईरान की स्ट्रैटेजी है। उनके मिनिस्टर्स के भी आए थे, जो हमने आपके पहले शो पे भी बताया कि 2 साल तक उनके पास रिजर्व्स हैं। उनके ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स जो एडवांस्ड हैं, दे कैन कीप फाइटिंग ऑन। लेकिन मैं आपका थोड़ा-सा रुख इस तरफ करना चाहूँगा। देखिए, 13 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 3000 इरानियन आर्मी पर्सनल, जिसके अंदर कुछ 1500 से 1200 अगर आप डाटा देखें, तो आईआरजीसी के लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हम पहले ही बोल चुके थे, इट्स लाइक अ डिफरेंट स्टेजेस। ईरान वाज़ प्रिपेयर्ड मंथ्स अगो और उन्होंने डिफरेंट लेयर्स में अपनी टॉप लीडरशिप को एस्केलेट किया था, डिफरेंट हेड्स ऑफ द सेम स्नेक इफ यू मे कॉल इट। तो अगर आप एक को हटाएंगे तो दूसरी लेयर उसको ले रही थी, फिर तीसरी लेयर। तो हमारी जो यूएस में एंटिसिपेशन थी वो था कि 1 से 2 लेयर, 3 लेयर, लेकिन यहाँ तो 7-8 लेयर्स हैं। तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं असेसमेंट में अमेरिका से चूक हुई है। और दूसरी बात ये है कि जो आप देख रहे हैं, जो डिसरप्शन इस वजह से आया है, ईरान की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा, तकरीबन 10% उनकी जीडीपी इफ़ेक्टेड है। हम इन्फ्लेशन ईरान में 40% थी पहले, वॉर से पहले, और अब वो और भी हालात ख़राब हैं। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर की कंडीशंस भी काफ़ी कमज़ोर हैं। वॉर ज़ोन में ये होता है, लेकिन मैं आपका रुख बार-बार उस तरफ करना चाहूँगा कि ये वॉर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वॉर फॉर द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज़ ऑफ एनर्जी प्राइस, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री फैसिलिटीज़। अगर आप पेट्रोल, डीज़ल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एयरलाइंस एरियाज़ के अंदर देखें तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें। फूड काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। इकोनॉमिकल ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की डिसरप्ट हो रही है, और 10% जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो जीडीपी 2.25% ड्रॉप होता है। आप ही के शो पे हमने बोला था 120 से 140 तक क्रूड ऑयल जाएगा, जब ये 72 का था। आप देख रहे हैं 114 का लेकिन हो सर चुका है। कौल साहब, ये बखेड़ा शुरू करने की फिर जरूरत क्या थी? हमने तो डे वन से कहा कि अगर आप ईरान में अगर इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया को सफर करना होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस यहाँ पे था वो ये था कि ईरानियन रिजीम, जो कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को पूरा डिनाई करती है और बोलती है कि उनको एग्जिस्टेंस का राइट नहीं है, तो उसके डिफेंस में ये इजराइल के कोलैबोरेशन में जो हुआ है, उनकी एग्जिस्टेंशियल पॉलिसी के तहत हुआ है। दूसरा ये है कि ऑपरेशन ऑफ यूथ, जो ईरान में बहुत समय से चल रहा था, जिसके सोशल मीडिया
आप वो भी देख रहे हैं, वो था। और तीसरा उनका टेरर सपोर्ट नेटवर्क, और चौथा जो फाइनेंशियली, क्योंकि मैं बायोटेक मैं कंसल्ट भी करता हूं, तो मेरे को कोई इसमें शर्म नहीं है बोलने में कि पेट्रो डॉलर और अमेरिकन डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए कई नेशंस, जिसमें चाइना और रशिया, जिसके खिलाफ अमेरिका डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, तीसरा था ईरान। तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि आप मत हटिए। और चौथा ये मत भूलिए कि उस रीजन के अंदर जहां जहां अमेरिकन नहीं, हाँ, बेसिस ये है, आप इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेते हैं ना कि ग्लोबल साउथ के और ब्रिक्स के राइज को अमेरिका हजम नहीं कर पा रहा था, ये उसमें तो अमेरिका देखिए के हेजेमनी financially- चैलेंज हो रही थी। हाँ देखिए विवेक जी, आप तो जानते हैं मैं फाइनेंशियल पॉइंट से नंबर्स डोंट लाई, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप हमारा डेप्थ देखें, 38 ट्रिलियन 39 ट्रिलियन का है अभी, हर अमेरिकी पे 114 120,000 अगर आप कल का डाटा देखें तो डेप्थ है। हाँ। और हम कितने भी डॉलर प्रिंट करें, गोल्ड बैक है नहीं। तो पेट्रो डॉलर भी चलता है और साथ में एक्सचेंज भी चलता है। एक्सचेंज को हमने अब नीचे ले आए हैं 52%, अगर आप ग्लोबल करेंसी देखें। और जो स्विफ्ट नहीं, ट्रांजैक्शन वो हो बात रही ठीक है है, लेकिन ट्रंप, ये पुतिन साहब को फोन करके फिर क्या ये रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ गई कि सीज फायर दे दो? देखिए मेरे अकॉर्डिंगली पुतिन इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लीडर। मेरे भी आप लोगों को ये अच्छा नहीं, मैं तो पहले से उनका इनडायरेक्टली प्रशंसक हूं, नॉट अबाउट यूक्रेन वॉर, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी आप देखिए, इज अ वेरी डिप्लोमेटिक गाय। उनके रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छे हैं। और इस वॉर को ना कि मेरे लिए, भारत के लिए, हर दुनिया के देश के लिए रुकना बहुत जरूरी है। नहीं, इस 20% बात से ऑयल तो मैं आप बिल्कुल जानते हैं सहमत वहां हूं कि से पूरी आता है। दुनिया के लिए वॉर रुकनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं सभी के, से फिर मैं वापस लौट रहा हूं। जॉन हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं तेहरान से इस वक्त लाइव, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जॉन, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपके पास भी खबर है अमेरिका बैक चैनल डिप्लोमेसी से सीज फायर सीख कर रहा है? उसका ये मानना है कि ईरान सीज फायर कर दे सो दैट कि वो अपनी साख और अपनी इज्जत बचाकर मिडिल ईस्ट से वापस जा पाए? इज दैट ट्रू? थैंक यू विवेक फॉर हैविंग मी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मोजिस गेस्ट को मैं चाहूंगा कहना कि वो बायोटेक में ही रहें तो जो है वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ये है कि रियाल ईरान का अप्रिशिएट हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, मजबूत हुआ है। 167 जो हाई टच किया था वो 143 144 के ऊपर चल रहा है। इन्फ्लेशन कम हो गई है और ईरान आज सिर्फ वही अकेला मुल्क है जो ऑयल सेल कर रहा है चाइना को। फॉर एग्जाम्पल 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे सेल कर रहा है, जो कि प्री वॉर लेवल से ज्यादा है। एंड डेटा नेवर लाइज। और इसके अलावा जो इन्होंने बात की कि जुल्म हो रहा था, वहां पे टेरर प्रॉक्सीज लगाई हुई थी। इजराइल मासूम है, मजलूम है, गाजा के अंदर बच्चों को फूल देता है और उनको जो है वो बड़ी फिक्र करता है। तो बात सारी ये है कि पहले भी प्रोपागेंडा किया गया कि यहाँ पे रिजीम चेंज लोग चाह रहे हैं। ट्रंप ने बोला कि मैं हमला करूंगा, लोग बाहर आ जाएंगे। कहाँ है लोग, कहाँ से आए? 8-9 दिन कोई सुप्रीम लीडर नहीं था, फिर भी कोई एजिटेशन, कोई प्रोटेस्ट, कोई किसी तरीके का सेंटिमेंट नजर नहीं आया। ये झूठ वेस्टर्न मीडिया जो बोलता है अपने चैनल्स के थ्रू, ये क्लियर हो चुका है दुनिया को कि कोई ऐसी बात नहीं है। ईरान के अंदर अवाम प्रिडोमिनेटली साथ है गवर्नमेंट के, एंड ईरान इज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन राइट नाउ। अमेरिका को जिस तरीके से नाच नचाया है और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अमेरिका बहुत पावरफुल है और लेके चला जाए, एक तेल की बूंद अगर लेके जा सकता है अमेरिका तो आ जाए, लेके चला जाए। हम तो यहाँ पे ईरान में बैठे हुए यही सुन रहे हैं कि अभी तक एक तेल की बूंद नहीं जा पाई है। और बिल्कुल बैक चैनल डिप्लोमेसी की जो बातें हो रही हैं ये सच है। ट्रंप कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ईरान को मनाया जाए, लेकिन ईरान सुनने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि अभी मुस्तफा खामनई का बयान आया, आप देखें आयतुल्लाह मुस्तफा खामनई ने क्या बोला है कि हम अटैक करेंगे, हर जगह अटैक करेंगे, अटैक बढ़ाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो कमांडर्स का भी बयान आया वो यही आया है। तो आई थिंक अब सिचुएशन को रियलिस्टिकली देखना चाहिए। ईरान के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ऑयल का प्रॉब्लम है, ना प्राइसेस का प्रॉब्लम है, ना इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। ईरान इस वक्त कह रहे थे मिसाइल भी कम हो गए हैं, स्टॉक पाइल खत्म हो गया, वो भी आपने देख लिया। कल जो हमला हुआ, जितना बुरी तरीके से ईरान ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है, तो वो भी आपके सामने है। एंड आई थिंक ईरान कभी भी इस वक्त निगोशिएट नहीं करेगा। इजराइल जो शैतान इस रीजन के अंदर बैठा हुआ है, जिसने बार बार कंट्रीज को धमकाया, विक्टिम बन के विक्टिम कार्ड प्ले करके कब्जा किया लोगों के, मासूम लोगों की जमीन पे, अब लिहाज जो है वो कोई लिहाज और मुरावत का टाइम नहीं रहा है विवेक। यहाँ पे आप कह रहे बहुत लिहाज स्ट्रांगली लोग खत्म अमेरिका हो और गया है, इजराइल को लेकिन सजा जंग देना कैसे चाहते हैं। खत्म होगी? ये जंग किसी के लिए भी ठीक नहीं है ना? यहाँ से बोरिया जॉन बिस्तर साहब, बांधे विवेक, यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधे हाँ, चले जाएं, ये जंग खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका वापस लौट जाए तो जंग खत्म हो जाएगी। मैं वापस लौट रहा हूं कौल साहब, आपसे इसका जवाब लूंगा। मैं आलोक जी से और सोडी साहब से इसका रिएक्शन ले लूं। आलोक सर, क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका के लिए अब सीज फायर ही ज्यादा मुफीद है इस इलाके में, क्या वो, या फिर वो एक लंबी जंग के फिराक में है? देखिए, अमेरिका के लिए स्थिति तो काफी खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके थार्ड जो सिस्टम बर्बाद हुए हैं, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के कई कंट्री से वो अपने सैनिक और अपने लोगों को निकाल रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से उनके मुंह के ऊपर एक शपथ है। क्योंकि ईरान यही कह रहा था कि आपको वहां से भगा के रहेंगे, तो आप वहां से हट रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईरान ने खुलेआम आपको चैलेंज कर रखा है कि आप एक भी तेल का टैंकर यहां से बिना मेरी अनुमति के निकाल के दिखाइए। आप वहां पर प्रोटेक्शन क्या देंगे? आप बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, आप तो खुद वहां से करीब 700 से 1000 किलोमीटर दूर अपने बेड़े को आपने शिफ्ट कर रखा है। आप उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसेंगे कैसे? अब तो ये भी बात हो रही है कि वहां शायद माइंस लगा दी गई है, क्योंकि एक चाइनीज टैंकर है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ पर आकर के वहां से वापस लौट गया और फिर अंदर जाके डॉक हो गया। और तो अगर चाइना को परमिशन है वहां से निकलने का, तो फिर ये टैंकर वापस क्यों लौट गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब माइंस बिछा दी गई है? ये भी शक किया जा रहा है। उसके अलावा अभी ईरान ने ये भी धमकी दे दी है कि बाब अल मंदेब जो है, जो दूसरा स्टेट है पश्चिम के तरफ है, सऊदी अरेबिया के इस तरफ, वहां से भी कुछ तेल निकाले जा रहे थे, उसको भी बंद करने की धमकी दे दी है हुतीज के द्वारा। तो अभी तक हालात तो, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भयंकर बमबारी पिछले 2 दिनों में की है, मानना पड़ेगा, काफी बमबारी की है। और इनके कई अंडरग्राउंड जो सिटीज हैं उसके माउथ, उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट वो ध्वस्त हो गए हैं, कई लोग उसके अंदर दबे हैं, इसकी भी सूचनाएं आ रही हैं दोनों तरफ से काफी। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो ये हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण शुरू हो गया है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आक्रमण शुरू हुआ है, जो विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में अगर ये दोनों देश आ जाएंगे तो ये विश्व के लिए एक खतरे की घंटी है। जी हाँ विवेक। सोली सर, आपका टेक। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1922 में अमेरिका की किंग क्रेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को सौंपी और जब उसे सार्वजनिक किया गया उसमें साफ लिखा था अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल बनता है तो मिडिल ईस्ट कभी शांति नहीं देखेगा। लेकिन उसके बाद ऐसे जियोपॉलिटिकल समीकरण बदले कि इजराइल ने अपनी यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस 14 मई 1948 को डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद से लेकर आज तक कभी मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आई। विवेक जी, जब ये मिडिल ईस्ट का ये वाला युद्ध खत्म होगा, ईरान फिर विजेता निकलेगा जैसे पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में था, और इस बार ईरान बहुत मजबूत होकर विजय निकलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के इतिहास में ईरान इकलौता देश होगा जो 10 फ्रंट वॉर लड़के विक्टोरियस निकलेगा। दुनिया के हर देश की सेना में ईरान के बारे में केस स्टडी बताई जाएगी कि यह मुल्क जिस पे 47 साल आर्थिक प्रतिबंध थे, यह मुल्क जिसे पूरी तरह आइसोलेट किया गया, इस मुल्क ने 2 बड़ी सैनिक शक्तियों इजराइल और अमेरिका को किस तरह से हराया। इसका सारा श्रेय जाता है ईरान की तगड़ी प्लानिंग। इससे क्या मिडिल ईस्ट में कोई पावर इंबैलेंस नहीं होगा? बिल्कुल, ये मैं आगे बताने वाला था। मिडिल ईस्ट में इस युद्ध के बाद अमेरिका का झंडा तो हमेशा के लिए झुक जाएगा, ईरान का झंडा और बुलंद होगा, और इसके साथ एक और बड़ी चीज होगी, 2 स्टेट सॉल्यूशन। इस युद्ध के बाद ईरान पूरी कोशिश करेगा और उसे सफल भी करेगा 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, जो अब तक लग रहा था शायद कभी हो ना, सिर्फ एक कागजी बातों पे ही 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होती थी। लेकिन अब ईरान के विजय से काफी जियोपॉलिटिकल समीकरण बदलेंगे, बैलेंस ऑफ पावर बदलेगा, और 2 स्टेट सॉल्यूशन आपके मेरे जीवन काल में यह सफल होगा। जी, अब मैं चाहूंगा कि कॉल साहब इन सब का जवाब दें, इंक्लूडिंग जॉन ने जो कहा। देखिए, रिस्पेक्टफुली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस टाइम बैकफुट पे आपको दिख रहा है। आई थिंक अटैक्स और एग्रेसिव होंगे, ये बात सही है। हमारी जो पॉलिटिकल समीकरण है अमेरिका के अंदर, डिफरेंट सेनेटर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनके अंदर पेशेंस इज रनिंग थिन। जो बताया गया था चंद दिन की वॉर है, रिजीम चेंज होगा, और वो रिजीम चेंज पे ही सारा फोकस है। लेकिन वो रिजीम की कितनी लेयर्स थी, आई थिंक एवरीबडी मिस द बोट। लेकिन ये कह देना कि ईरान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर हो गई है, ईरान इज डूइंग वेरी प्रॉस्पेरस, आई थिंक इट्स ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। दिस डजंट मेक सेंस। अगर आप उनके नंबर्स उठाकर देखिए, अभी तो आप $30 मिलियन प्रति डे का तो नुकसान ईरान को इंटरनेट के बंद होने से होता है। तो आप कौन सी दुनिया में रह के, देखिए एक्सपेक्टेशन होना, मैं भी ओरिजिनली भारतीय हूँ, ईरान और भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं, मेरे बहुत मित्र हैं ईरान से, जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली करंट रिजीम को पसंद नहीं करते। लेकिन ये बात गलत है बोलना कि ईरान इज डूइंग प्रॉस्पेरस एंड डूइंग वेरी वेल राइट नाउ आफ्टर द वॉर। ये गलत इंफॉर्मेशन है। इन्फ्लेशन वहां बढ़ चुकी है,
वहां पे हेल्थ केयर के क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। और आप ये जानते हैं कि ट्रंप ने काफी फंडिंग काटी थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा अगर आप उनके डिस्ट्रक्शन देखें ईरान पे जो हुआ है, तकरीबन 300 अप्रोक्सीमेटली 300 मिलिट्री पर्सनल, तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट, 50 नेवल वेसल्स, एंटायर सोलेमानी क्लास, कई अमाउंट ऑफ लॉन्चर्स, मिसाइल्स, ड्रोन सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स और एयर सुप्रीमेसी ईरान के ऊपर काफी कम हुई है वॉर के बाद, ये तो आप भी जानते हैं। और उनकी जो माइनिंग बिछाने की एबिलिटी है उसको भी काटा गया है। लेकिन अगेन दिस वॉर इज कॉस्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी बिग टाइम। ये वॉर को स्टार्ट करना, इसको कंटिन्यू करना, आई थिंक वुड बी द वर्स्ट थिंग विच कुड हैपन इन आवर एज राइट नाउ। और मुझे ऐसा लगता है पुतिन या जी जिनपिंग कि कई लोगों को इंटरवीन करके इस वॉर को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो इकोनॉमिकल तलवार दुनिया के सामने लटक रही है, ऑलरेडी जॉबलेसनेस नंबर्स हैं, एआई की वजह से डिसरप्शंस हैं, और आप देख ही रहे हैं रिसेशन की कंडीशंस अमेरिकन इकोनॉमी में है। ये वॉर हम लोगों को बहुत कॉस्ट करेगी कि यूएस में भी। मैं चाहूंगा जॉन इसका जवाब दे। ठीक है सर अगर आप कह रहे हैं लॉन्चर्स भी खत्म हो गए, नेवी भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आ जाए ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये मिसाइलें जो जा रही हैं वो मार्स से जा रही हैं, वीनस से जा रही हैं, मून से जा रही हैं, कहां से जा रही हैं? मेरा सवाल तो ये है। लेट्स बी रियल अबाउट इट, लेट्स पुट इमोशंस असाइड। आप वहां पे है, यहाँ पे ब्लैक इकोनॉमी और ब्लैक मार्केट में डॉलर जिस रेट पे बिक रहा है आपको शायद ना पता हो, लेकिन सामने है कि अगर एक मुल्क इस पोजीशन में होता है कि वो इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद और इतने सारे लोगों के बाद और पूरा तबाही के बाद जो है वो सामने आता है, तो उसका ऐसा करेज या ऐसा रेजिलियंस नजर नहीं आता, वो अटैकिंग पोजीशन पे नहीं रहता। और दूसरी साइड जो है, अभी 1.5 दिन हो गया है तेहरान के अंदर कोई एक धमाके की आवाज मुझे नहीं आई यहाँ पे। रिपोर्टेडली अब आज जो अटैक्स हुए हैं, कल रात के बाद अमेरिका को इजराइल को जो अटैक किया है ईरान ने, उसके बाद यहाँ पे हमले भी कम हुए हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बिल्कुल नुकसान हो रहा है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ईरान का तो वैसे ही कुछ नहीं जा रहा, वो डू और डाई सिचुएशन के अंदर बैठे हुए। उनके सुप्रीम लीडर को जब आपने इस तरीके से बुजदिली से जो अटैक किया, तो जाहिर है इनके पास खोने को कुछ नहीं है। एंड लेयर्स की जहां तक आप बात करते हैं, लीडरशिप को जितना ये मार दें, पहले भी 12 दिन की जंग में लीडरशिप को खत्म किया था, कुछ भी नहीं हुआ, आज भी कुछ भी नहीं हुआ, नजर आ रहा है बिल्कुल। तो आपका जो एनालिसिस है, आई रिस्पेक्ट इट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, बट अगर आप ईरान की बात करें तो सिचुएशन, आपकी जो बातें हैं वो आई डोंट थिंक सेंस बन रही है इस सेंस में, क्योंकि मिसाइलें अभी भी जा रही हैं, नेवी तबाह हो गई, फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ नहीं किया जा रहा। तो आई वुड से कि आप आके देख लें सिचुएशन क्या है, फिर आपको पता चल जाएगा। एज यू सेड, नंबर्स डोंट लाई एंड नंबर्स से, एंड सेंटिमेंट शोज एंड ट्रम्प्स face and his statements show that he wants to end this war, and Tehran does not want to end this war right now. कौल साहब, हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, nobody can underestimate the resilience of Iranian people. It's one of the oldest civilizations. बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बहुत ही सेल्फ प्राइड लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीयों और पाकिस्तान के लोगों के साथ उनका बहुत क्लोज कनेक्शन भी है, कल्चरल एक्सचेंज है। हम हमेशा वेल विशर्स रहे हैं ईरान के, लेकिन उसकी करंट रिजीम के क्या रिपरकशंस थे, मैं इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे विवेक साहब सॉरी, आप इंडिया में आप प्लीज मीडिया, वेस्टर्न मीडिया की बातें छोड़ दें। इट्स हाई टाइम रिजीम चेंज ऑपरेशन, और रिजीम जो है, रिजीम बहुत बुरी है, रिजीम ये कर रही है, रिजीम वो कर रही है। प्लीज आई वुड से थोड़ा रियलिटीज ऑन ग्राउंड देखें। यहाँ पे जो लोग मैसेज में बाहर निकले सपोर्ट के लिए, रिजीम के लिए, वो आप प्लीज देखें उसको पहले। जरूर, लेकिन उससे पहले जो दसियों हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया, शूटिंग्स हुई यूथ की, और जैसे कि आप वही आपने स्क्रिप्ट जो आपको वहां से जो, अगर आप जो सऊदी और कतार और यूएई से सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है उनका, अगर आप वो देखें तो आपको बहुत ही हॉरिबल इमेजेस दिखेंगी, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो अट्रॉसिटीज ऑफ आईआरजीसी की है अपने ही लोगों पे। मैं इस बात को मानता हूं कि फाइनल डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ ईरानियन यूथ और जेन जी। वही डिसाइड करेंगे उनको कौन लीडर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। देखिए, लीडर आ चुका है, लीडर आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर? प्लीज आप मॉडरेट गेस्ट, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप देखिए जरा यहाँ पे ऑन ग्राउंड देखें, एक प्रोटेस्ट आप मुझे दिखा दें, मैं यहाँ पे बैठा हूं ना, एक प्रोटेस्ट की वीडियो दिखा दें। ईरान मार रहा है, ईरान ये कर रहा है, जो बेसिस है उसको मार रहा है, प्राइमरीली जो हमें नजर आ रहा है सामने, बेसिस को ही मार रहा है, और जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, होटल्स हैं जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स रह रहे हैं, और वहां से अटैक्स कर रहे हैं। तो ईरान से आप वॉर सिचुएशन में एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि वो कुछ नहीं करेगा। ऐसे भी देश हैं जिनके ऊपर अटैक नहीं किया, जहां पे अमेरिकन एसेट्स मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को ईरान बिला वजह मार रहा है इस पोजीशन
एवरी अदर। तो आई थिंक आप जरा ये जेनजी और यूथ और ये जो बातें आप वहां से बैठ के, आप, मुझे नहीं पता आपका कितना यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है लोगों से मिलने जुलने का या देखने का, तो आई थिंक वेस्टर्न मीडिया से जरा एआई मैनिपुलेटेड वीडियोस, जो पहले भी 30,000 प्रोटेस्टर मारे गए और 40,000 मारे गए, वो नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी की जो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जरा आई थिंक आप रियलिटी ऑन ग्राउंड देखें और यहाँ पे आके देख लें कि नया सुप्रीम लीडर आ चुका है। आप ये देख लें, ये आने वाला या होने वाला या बाहर आ जाओ, ये बातें दूर हो गई है सर, ये देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। आपका ये मानना है कि पब्लिक के अंदर जीरो डिसेंट है, दिस इज व्हाट यू आर सपोर्टिंग? नहीं नहीं, जीरो डिसेंट कहीं नहीं होता, जीरो डिसेंट कहीं नहीं होता। हर मुल्क के अंदर, हर देश के अंदर 0 to 5% की आपको नजर आती है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नजर आता है और खिलाफ भी लोग नजर आते हैं। लेकिन ये कहना कि वो लोग मेजोरिटी में हैं और वो आ जाएंगे, आई थिंक एब्सोल्युटली, आई थिंक इसमें बिल्कुल आपको शायद हंसी आएगी जब आप यहाँ आएंगे, तो आप भी हंसेंगे अपनी बातों पे। जरूर जरूर। Yes. और आई वुड हैव लव टू कम टू ईरान, पर मैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू। मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक नई लीडरशिप, आप वहां पे बैठे हुए ना सर, आप वहां पे बैठे हुए, इसलिए आपको वो दिख रहा है। कॉल साहब यूएसए में बैठे हुए हैं, तो यूएसए के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं। जी जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसीलिए उनको ये दिख रहा है। यहाँ पे मैं करेक्ट जो करना दिखाया जा चाहूंगा, रहा है, although I am not in Iran, but I have a lot of people who are connected through me on social media, coming from originally from Iran. सर एक्सेलेंट, सर एक्सेलेंट। आप अभी कह रहे थे ब्लैकआउट है, अभी कह रहे थे ब्लैकआउट है, इंटरनेट बंद है, आप कैसे बात कर रहे हैं लोगों से? They are not in Iran. They are in Saudi. They are in UAE. They are in Qatar, other Gulf countries. So sir, how do they know? Sir, how do they know what's going on in Iran? Government, और मेरे से बेटर रिसर्च विवेक जी करके आपको वीडियोस दे देंगे. So don't worry about that aspect. सर आप प्लीज आप बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस करें सर, मेरा ये मशवरा है आपको। आलोक जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कौल साहब? जी मैं ये कहना चाह रहा था हुसैन sorry, I साहब, didn't देखिए hear the question. नहीं ठीक है, मैं आलोक जी कुछ कह रहे हैं, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। जी आलोक जी। ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये ना कहें कि ये सारा कुछ वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। ईरान से भारतीय जो छात्र आए हैं उनके यहाँ पर वीडियोस आए हैं और वो वीडियो उन्होंने यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्या हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि वहाँ एक छोटे शहर से जहाँ छात्र वहां से आए थे, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ रोड पर आपसी में झड़प हो रही है। ठीक है, तेहरान में नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप दूसरी बात आप ये ना कहें कि जिस तरह से सिविलियन वहां पर विद्रोह हुआ था वो कितना शक्तिशाली था, कितना जबरदस्त था, किस तरह से औरतें वहां सफोकेटेड फील करती हैं, बुर्का ठीक से नहीं पहनने पर कैसे गोली मारी गई, क्या क्या किया गया, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आपको पूरे विश्व को बताते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ उसमें प्रोपेगेंडा वेस्ट का होता है। मुझे अभी बात कर लेने दीजिए हुसैन साहब, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आप एक चीज देखिए, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पर आधारित कहीं भी शासन रहा है ना, वो अच्छा नहीं होता है। हम ईरान को चाहते हैं कि अमन पसंद, शांति पसंद, हम जैसे ईरान के साथ पहले थे वैसे ही रहें, हमेशा हमारे अभी भी ताल्लुकात रहें और आगे भी रहें। लेकिन सर हमारे आपको ये भी देखना पड़ेगा आलोक सर, लेकिन हमारे तो ओआईसी से बहुत अच्छे संबंध है जिसके 57 देश सदस्य हैं। मिडिल ईस्ट में कई देश हैं जो इस्लामिक जो धर्म है उसको फॉलो करते हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। विवेक जी बच्चों अपनी बात को देखिए। विश्व में दो मैं बातें कहना चाहूंगा, सिर्फ मेरी दो बात पूरी हो जाने दीजिएगा। हाँ। विश्व में दो ही देश हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं और प्रश्रय देते हैं आज के दिन में, वो एक पाकिस्तान और दूसरा है ईरान। जिस तरह का स्वरूप हिजबुल्ला, हमास और हूती का इन लोगों ने देखा है, और जिस तरह से ये लोग इनके दूसरा, ये हो गई एक बात, ये कभी भी हिजबुल्ला तो लेबनान में आधा हिजबुल्ला का शासन है लेबनान के अंदर ना, उसको ऑल आउट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह देना। पैरेलल गवर्नमेंट रन करते हैं वो। लेबनान की सेना एक अलग है, उनका शासन अलग है, वो पैरेलल गवर्नमेंट रन करते हैं। दूसरी बात मेरे कॉल दीजिए जल्दी से प्लीज सर, असद रिजवी कुछ कह रहे हैं जल्दी से। जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो रिजवी साहब एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाए, हम बोलिए। दूसरी बात कि ये जो हिजबुल्ला और जो हमास है ना, इनका जो जिस तरह से आपने सोच के बनाया अपने डिफेंस के लिए, वो ऐसा नहीं होता है। जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं वो बहुत तरह के डैमेज कर, आपके इमेज को उसने डैमेज किया जी। जो उस दिन ठीक है, हुआ, आप कह रहे हैं कि भाई ईरान पर आपने टेररिज्म का एलिगेशन लगाया। रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा हम डिविएट कर गए, हम अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सेटबैक की तरफ से, लेकिन वापस ईरान की तरफ। रिजवी साहब कुछ कह रहे हैं, मैं फिर आ रहा हूँ। रिजवी साहब जॉन, इसके बाद में आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज बने रहेगा। रिजवी साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे टाइम दीजिए। आपने जो ये कहा है कि ईरान जो है आतंकवाद को
बढ़ावा देता है पाकिस्तान से, आपने तुलना की है। अगर आप चाहते हैं तो मुझसे इस पर जो है घंटे की डिबेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपने जो कहा है कि हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन है, किस बेस पे आपने कहा है? हिजबुल्ला ने किसका क्या बिगाड़ा है? और ये बताइए कि आप भारत सरकार को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप भारत सरकार की वो करते हैं, उससे आप जब आप चेक करेंगे जो आतंकवादियों की लिस्ट है उसमें हिजबुल्ला आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ जो है, जैसा कि जवान साहब ने कहा कि आप लोग वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आकर, जो कौल साहब भी और आप भी, आप दोनों जो हैं वो लोग जो कहते हैं वो जिसको आतंकवादी कहेंगे आप उसको आतंकवादी कह देंगे। ये तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। वो संगठन कि जिसको हमेशा इजराइल मार रहा है और आए दिन जो है उनकी औरतों के साथ जो है क्या क्या सलूक नहीं किया जाता, आप उसको जो है आतंकवादी कह रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। औरतों के साथ जो नाजायज होता है, रिजवी साहब, औरतों के साथ जो नाजायज होता है वो पूरा विश्व देख रहा है, कौन कर रहा है। आप भी वीडियो दीजिए ना, कहाँ इजराइल नाजायज कर रहा है औरतों के साथ। यह तो पूरे विश्व में वीडियो घूम रहा है कि हमास ने क्या किया औरतों के साथ। हम नहीं चाहते कि ईरान इस तरह से बदनाम हो, हम ईरान के हम हिमायती हैं। आप बात को समझिए। क्या है? लेकिन ये बात आलोक जी, ये बात रिजवी साहब की सही है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से लेबनान के समूह हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। जॉन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सोली सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, डायरेक्टली आपने ईरान को बोला है, वरना मैं एक बात कभी भी नहीं करता। आई डोंट वांट टू प्ले ऑन डिवाइसिव पॉलिटिक्स। जो कश्मीर के अंदर आप लोगों ने हालत की है मुसलमान की, और अंदर गुजरात के अंदर जो किया, बीजेपी और आरएसएस ने जो मारा है बच्चों को, मुसलमान बच्चों को और मासूम लोगों को, वो आप खुद नहीं देख रहे और आपकी शक्ल ईरान की तरफ जो है वो मुड़ी हुई है। आई थिंक पहले आप अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर देखें आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जो गुंडागर्दी, जय श्री राम के नारे जो आप लगवा रही है आपकी, ये आप पाकिस्तान, मुझे जॉन ये पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा में आप लेट मी स्पीक। ये जो बात आप कह रही है पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं। बोलिए जो भी तो जी आए, पाकिस्तानी मीडिया नाम लेने से चले गए। जॉन कहीं पाकिस्तान के तो नहीं है? एनीवेज, कौल साहब कुछ कह रहे हैं। कौल साहब और सोली साहब रह गए। कौल साहब जल्दी से आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन दीजिएगा। सोली साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, ये आई कैन गारंटी यू ही इज फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिनली। और इन्होंने जो कश्मीर पे बोला, अगर ये मेरे सामने इस टाइम आ जाए, मेरे तो एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों को गोली मारी गई है। ये क्या बकवास कर रहे हैं। और इनका हाँ, आप कश्मीरी पंडित है, आई नो दैट कौल साहब। मतलब अनबिलीवेबल। देखिए, कोई भी, मोदी जी का भी यही कहना है, देयर इज नो गुड टेरर और बैड टेरर। जहां पर भी टेररिज्म हो, हर किसी को उसको कंडेम करना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं, वापस अमेरिका के पॉइंट पर चलते हैं। जी, मैं समझ गया सर आपकी बात। सोली सर का रिएक्शन चाहूंगा। सोली सर। विवेक जी, ईरान के अंदर जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेवारी ईरान की सरकार की है। हाँ। अमेरिका को क्या दुनिया ने ठेका दिया हुआ है कि क्योंकि उसे वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं पसंद आया, रातों रात उसके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया? उसे ईरान की हुकूमत के साथ दिक्कत हुई, उसने ईरान की हुकूमत को मार दिया। तीसरा नंबर किसका है? क्या हमारे देश का नहीं हो सकता? क्या और कोई मुल्क का नहीं हो सकता? कोई एक नॉर्मल तरीका होता है वर्ल्ड ऑर्डर में। अगर आपको एक देश को पसंद नहीं है तो उसे यूएन में जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। आपके इतने अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आपको किसने ये ठेका दिया कि आप किसी देश के राष्ट्रपति को मार देंगे, किसी देश के अवाम पे बम फेंक देंगे? जब से अमेरिका आजाद हुआ 1776 से, अमेरिका ने 201 जंगों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है। पिछले 100 साल में सीआईए ने 35 सरकारों को बदला है। अमेरिका को किसने ठेका दिया? जी जल्दी से कौल साहब इसका रिएक्शन 10 सेकंड। कौल साहब जल्दी से। हाँ, देखिए, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आपके इतने अच्छे चैनल से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि भारत के मजलूम लोगों के साथ जो नाइंसाफी कश्मीर में हुई है उसके खिलाफ ये आदमी बोल के चले गए और एग्जिट कर दिया। आपको पता है कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस कितनी बड़ी मात्रा में हुआ है, मेरी खुद की कम्युनिटी का। तो इसलिए तो कौल साहब सफर कर रहे हैं। कौल साहब इसलिए तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप मेरे को बताइए, जब कश्मीर के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही थी, ईरान का क्या स्टैंड था? व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ ईरान? ईरान का नहीं, खामेनेई का स्टैंड क्या था? सपोर्ट करते थे, दे वर सपोर्टिंग। और ये हिजबुल्लाह क्या करता है, ये हमास क्या करता है?
इनोसेंट लोगों को किडनैप करता है इजराइल नहीं, से और मैंने तो पहुंचा उनको देता है। बोला ना क्या कि आप इजराइल पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा से आपने इन्फ्लुएंस्ड हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एजेंट को बिठाया हुआ था। नहीं, I मैंने think अरे भाई साहब, मुझे थोड़े, उन लोग तेहरान से बैठे हुए, ईरान से, मैं आपको आईपी एड्रेस भेज दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, मैं आपको आईपी एड्रेस भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, उनका कनेक्शन तेहरान से निकलेगा। अब वो ओरिजिनेटेड कहाँ के, वो एनआरपी है या फिर I जी want to clarify this one point. जल्दी One से। point, जो डाटा हम लोग पढ़ते हैं, hundreds of millions of dollar के डिसीजन रोज होते हैं उसके ऊपर। डाटा डजंट लाइक, ये झूठ बोल रहे थे आपको। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का है 30 बिलियन, 33 बिलियन में आपको डाटा दे सकता हूं। लेकिन ईरान ने अमेरिका को परेशान तो कर रखा है, अमेरिका के सेटबैक तो बना रखा है, ये बात भी उतनी सच है। खैर, माफी चाहूंगा वक्त से भी, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों को आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अमेरिका को क्या यहां से वापस जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी डिबेट है आज की तारीख। एक छोटा सा ब्रेक फॉर नोट।